नमस्कार, स्वागत है आपका mahindraguru.com पर ब्रह्मास्त्र फॉर सक्सेस। आज हम फिर हाजिर हैं एक नए एसटी डिस्कशन के साथ और जो एसटी आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ST09 SBI क्लर्क मेंस। जैसे कि आप जानते हैं हम एसटी से कुछ 20 क्वेश्चंस लेने वाले हैं, उन्हीं पर चर्चा करेंगे। तो आज जो 20 क्वेश्चंस अब डिस्कस करने वाले हैं उन 20 क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के हैं, साथ में सेंटेंस रीअरेंजमेंट और फाइनली एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर फ्रॉम योर ग्रामर पार्ट जिसे हम कहते हैं एरर डिटेक्शन। शुरुआत करते हैं पहले 10 क्वेश्चंस के साथ जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से जुड़े हुए हैं। और जैसा कि हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं, यदि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में थोड़ा सा समय बचाना चाहते हैं और इफिशिएंटली आंसर करना चाहते हैं तो पैसेज पढ़ने से बेहतर ये होता है कि पहले आप जाएं क्वेश्चंस की तरफ। एक बार क्वेश्चंस देख लीजिए, क्वेश्चन में से की पॉइंट निकाल लीजिए और फिर उन की पॉइंट्स को ढूंढते हैं हम अपने इस पैसेज में। जब आपको वो की पॉइंट्स इस पैसेज में पहली बार में ही पढ़ते हुए मिल जाएंगे तो आपको बार बार पैसेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए चलते हैं हमारे प्रश्नों की तरफ, जल्दी से आगे बढ़े। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हाजिर है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है विच डेटा हैज रिलीज्ड रिसेंटली बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री। रिसेंटली अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने किस डेटा को रिलीज किया है अकॉर्डिंग टू आवर पैसेज। इस क्वेश्चन में जो की पॉइंट्स मैं मार्क करने वाली हूँ वो है डेटा और दूसरा है फाइनेंस मिनिस्ट्री। अगले प्रश्न की तरफ अगर हम चलें तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है कि एक्साइज कलेक्शंस एट ₹60,000 करोड़ इज व्हाट परसेंट ऑफ द बजट एस्टिमेट। यहाँ पूछा गया है कि जो बजट एस्टिमेट था उसका कितना प्रतिशत है हमारा एक्साइज कलेक्शन, दैट इज 60,000 करोड़। और यही दो हमारे की पॉइंट्स हो जाएंगे, 60,000 करोड़ एंड द बजट एस्टिमेट। अगले प्रश्न की तरफ यदि हम चलें तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है टिल विच मंथ हैव द टैक्स कलेक्शन इंक्रीज्ड बाय 20%। और यहाँ एक फैक्ट गिवन है कि टैक्स कलेक्शन इंक्रीज्ड बाय 20%, 20% टैक्स कलेक्शन बढ़ गया था। और ये पर्टिकुलर चीज़ किस महीने तक हुई थी ये चीज़ हमें मेंशन करनी है। यही हमारे दो की पॉइंट्स हो गए, विच मंथ हैव टैक्स कलेक्शन, दैट इज आवर फर्स्ट की पॉइंट एंड दूसरा हो गया 20%। आगे यदि चलें चौथा प्रश्न हमारे पास जो है वो कहता है व्हाट आर द डायरेक्ट टैक्स रिसीट्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 8 मंथ्स। शुरुआती 8 महीनों में कितना टैक्स रिसीट्स आए थे। और यहाँ पर एक चीज़ की तरफ मैं आपका ध्यान इंगित करना चाहती हूँ कि जितने भी ऑप्शंस हैं सबके सब न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमरल डेटा दिया गया है, आपको हर जगह नंबर्स दिख रहे हैं और इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करना थोड़ा सा आसान हो जाता है क्योंकि इसे खोजने के लिए मुझे पूरे पैराग्राफ में केवल नंबर्स देखने हैं कि कहाँ ये नंबर्स मेंशन है। और जो की पॉइंट हमारे पास बनने वाला है वो है डायरेक्ट टैक्स रिसीट्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 8 मंथ्स। अगले प्रश्न की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा दिया हुआ है वहाँ ये पूछा गया है कि जो गिवन 5 ऑप्शंस हैं इन 5 ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा है जो पैसेज की कंटेक्स्ट में नॉट ट्रू या गलत है, विच इज फॉल्स। ये एक चीज़ कॉम्प्रिहेंशन में जनरली गलती क्रिएट करती है जहाँ हम ट्रू को नॉट ट्रू और नॉट ट्रू को ट्रू पढ़ लेते हैं। कई बार ऐसी ही गलती आपको सिनोनिम एंटोनिम में भी देखने मिलेगी। तो इस चीज़ पर प्लीज़ ध्यान दीजिए कि आपसे क्या पूछा गया है, वेदर द सेंटेंस इज ट्रू और नॉट ट्रू। जैसे यहाँ पूछा गया व्हाट इज नॉट ट्रू। ऑल्दो इस क्वेश्चन के लिए हमें पूरे पैसेज को पढ़ने की जरूरत पड़ने वाली है। अगले प्रश्न की तरफ चलें, छठवां प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 जहाँ ये कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज। फिर एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है जिसके लिए मुझे पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा तो इसे भी फिलहाल छोड़ देते हैं। मेरा अगर हम आगे देखें तो अब अगले 4 क्वेश्चंस आपके वोकैबुलरी बेस्ड होंगे जहाँ या तो आपसे सिनोनिम्स या एंटोनिम्स पूछे गए। तो जो 4 वर्ड्स हम देखने वाले हैं, पहला है सिग्निफिकेंटली, दूसरा है रॉबस्ट, तीसरा अगर हम देखें तो एविडेंस और चौथा वर्ड जो दिया गया है स्टिमुलस। अब तक हमने 10 प्रश्न देखे और 10 प्रश्नों के साथ कुछ की पॉइंट्स जमा किए हैं जिन की पॉइंट्स को अब हम जाकर ढूंढेंगे कहाँ, अपने पैसेज में। तो बहुत जल्दी से चलते हैं वापस पैसेज की तरफ और सिर्फ एक बार अब हम इस पैसेज को थोड़ा ध्यान से पढ़ने वाले हैं। अगर शुरुआत करें, पैसेज सेज द डेटा ऑन टैक्स कलेक्शन रिलीज्ड रिसेंटली बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रोवाइड्स एन इंटरेस्टिंग स्नैपशॉट ऑफ द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। इस एक वाक्य में अगर हम बात करें तो ये कहा गया है कि टैक्स कलेक्शन पर एक डेटा रिलीज किया गया था फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा जो एक बहुत इंटरेस्टिंग स्नैपशॉट प्रोवाइड करता है पूरे के पूरे स्टेट की इकोनॉमी के बारे में।
और इस सेंटेंस में मुझे एक की पॉइंट दिख रहा है, पहला की पॉइंट दिख रहा है डेटा और दूसरा की पॉइंट दिख रहा है टैक्स कलेक्शन। ये हमारा पहला प्रश्न था जहाँ ये पूछा गया था कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने किस के बारे में डेटा रिलीज किया था, और आंसर हमें यही मिल गया, डेटा ऑन टैक्स कलेक्शन। यदि अगले वाक्य की तरफ चले, ड्यूरिंग द फर्स्ट 8 months of the year indirect tax receipts were down 21% from a year ago। यहाँ एक चीज मेंशन है कि शुरुआती पहले महीने में इनडायरेक्ट टैक्स रिसीट्स जो थे वो कुछ 21% गिर गए थे एक साल या पिछले साल के डेटा से। On present trends, the budget estimate for all indirect taxes is unlikely to be achieved। अब यहाँ बात करें इस समय रिसेंटली प्रेजेंट ट्रेंड्स में जो बजट एस्टिमेट है इनडायरेक्ट टैक्सेस से वो अचीव होने की गुंजाइश है, उस चीज़ का होना बहुत अनलाइकली है फिलहाल। टैक्सेस अंडर ऑल 3 मेजर हेड्स, जो 3 मेजर हेड्स यहाँ पर चर्चा में आए हैं, पहला है एक्साइज, दूसरा है कस्टम्स और तीसरा है सर्विसेज। तो इन तीनों मेजर हेड्स के बारे में बात किया है, हैव रिपोर्टेड सिग्निफिकेंटली लोअर ग्रोथ, इनकी ग्रोथ धीरे धीरे सिग्निफिकेंटली लोअर डाउन हो रही है। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट वर्ड मुझे दिख रहा है सिग्निफिकेंटली, जिसे बोल्ड्स में लिखा गया है। इस वर्ड से हमें सिमिलर मीनिंग वर्ड ढूंढना है। और अगर हम बात करें इस वाक्य में सिग्निफिकेंटली का अर्थ क्या है, तो सिग्निफिकेंटली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, रिमार्केबली या फिर बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंगली, उम्मीद से ज़्यादा लोअर ग्रोथ यहाँ देखने मिल रही थी। मतलब उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ग्रोथ इतनी कम हो जाएगी, पर वो चीज़ देखने में आई है। Custom duties have yielded a little over rupees 52 crore against the budget estimate of 98 crore for the whole year। अगर इस वाक्य में बात करें तो पूरी कस्टम ड्यूटीज जो है उनका यील्ड जो है वो 52,000 करोड़ है, जबकि जो एस्टिमेटेड बजट में था वो 58,000 करोड़ पूरे साल के लिए हो रहा था। यदि अगले प्रश्न की तरफ या अगले स्लाइड की तरफ हम चलें, एक्साइज कलेक्शन आर रुपीज 60,000 करोड़ as are 56% of the budget estimate, that is 1,06,500 करोड़। इस पर्टिकुलर सेंटेंस में अगर हम देखें तो फिर मुझे एक की पॉइंट दिख रहा है रुपीज 60,000। यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि कितने परसेंट है, तो ऑर्गेनिक आंसर मेरे पास यहाँ पर। Taxes on services are close to halfway mark, but under all heads, considerable ground will have to be covered in the remaining 4 months। अगर यहाँ हम बात करें तो एक चीज़ कही गई है कि जितने भी सर्विस टैक्सेस हैं सब के सब लगभग आधे मार्क तक पहुँच गए हैं, पर अगर इन्हें कंप्लीट करना है अपना टारगेट तो अगले 4 महीने या जो बचे हुए 4 महीने हैं वही इनके पास है। Even granting the tax collections are generally more robust during the last quarter। अब यहाँ पर एक और बहुत अच्छा फैक्ट इन्होंने दिया है कि साल के आखिरी क्वार्टर में जो टैक्स कलेक्शन होता है वो काफ़ी रोबस्ट होता है। एक और बोल्ड वर्ड हमें दिख रहा है, और यहाँ रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग या बहुत ज़्यादा। अगर कंसीडरेबली देखें कि साल के शुरुआत में जो टैक्स कलेक्शन हो रहा है उसके कंपैरिजन में लास्ट क्वार्टर में जो टैक्स कलेक्शन है वो कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा है। तो रोबस्ट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग या फिर बहुत ज़्यादा इन अमाउंट दिखाता है। The finance ministers hope that direct tax collection during the year will offset the decline in indirect taxes is unlikely to materialize। Direct tax receipts during the first 8 months are at rupees 1,838,222 करोड़। अब यहाँ पर फिर मुझे एक की पॉइंट स्पेसिफिकली दिख रहा है जिस पर आपका ध्यान लाऊंगी मैं। यहाँ पर बात की गई है पहले 8 महीनों में होने वाले टैक्स कलेक्शन के बारे में। द डायरेक्ट टैक्स रिसीट्स, पहले 8 महीने में जो टैक्स रिसीट्स हैं उनका अमाउंट कितना है यहाँ पर 1,838,222 करोड़। ये हमारे प्रश्न में पूछा गया है। यदि अगली स्लाइड पर चले, इन व्हाट इज ऑप्टिमिस्टिकली सीन टू बी अ हार्बिंगर ऑफ थिंग्स टू कम, एडवांस टैक्स कलेक्शन टिल दिसंबर हैव इंक्रीज्ड बाय 20%। यहाँ एक चीज़ मेंशन की गई है कि जो एडवांस टैक्स कलेक्शन है वो दिसंबर तक कुछ 20% बढ़ गया है। Buoyancy in this area can be attributed to the rebound in specific sectors rather than the broad-based recovery। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है हमारे पैसेज के कंसर्न में। यहाँ पर हमने अभी अभी देखा कि जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन था या एडवांस टैक्स कलेक्शन था वो दिसंबर तक बढ़ गया था 20%, जबकि इसके पहले हम टैक्स को हर जगह डाउनफॉल की बात कर रहे थे। ये रीबाउंड या ये रीगेन कैसे आया, ये रीगेन या ये जो बयानसी थी ये इस वजह से आ रही थी कि कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इवन एट द टाइम ऑफ डाउनफॉल, जो बुरे वक्त में भी अपने आप को संभाल कर रखे हुए हैं, और इन्हीं स्पेसिफिक सेक्टर्स में रीगेन या रिबाउंड की वजह से ये बयानसी मेंटेन हो रही है। ये कोई ब्रॉड बेस्ड रिकवरी नहीं थी, मतलब हर सेक्टर इस पर काम नहीं करवा रहा था, पर कुछ ऐसे थे, कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स ऐसे थे जिन पर बात की गई है। There is evidence that, again a word जो बोल्ड में मुझे दिख रहा है,
एविडेंस के बारे में अगर हम बात करें तो इस शब्द का मतलब होता है साक्ष्य, यानी कि प्रूफ। किसी चीज़ को की टेस्टिमनी के लिए या किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए जो भी दिया जाए, जो विटनेस दिया जाए, दैट इज कॉल्ड एज एविडेंस। तो देयर इज एविडेंस दैट सम कंपनीज हैव कट कॉस्ट्स, कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने कॉस्ट कट किए हैं, प्रोडक्टिविटी बूस्ट की है और इन्होंने डाउनटर्न को बाकियों के मुकाबले ज़्यादा अच्छे से क्रॉस किया है। They have rode the downturn better than many others. Economic growth, which during the second half of 2008-9 slipped below 6%. अगर हम बात करें 2008-2009 के अगले हाफ में या दूसरे हाफ में जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो 6% से भी नीचे चली गई थी। तब से लेकर अब तक इसमें लगातार बढ़ोतरी देखने में मिली है। और अब अगर बात करें तो अभी ये पोस्टेड है एक इम्प्रेसिव 7%। ऑल्दो जो हमें पहुंचना है दैट इज मोर देन दैट। ₹3700 करोड़ इज टू बी मेट। ये वो अमाउंट है जो इन्हें मीट करना है या जिस टारगेट तक उन्हें पहुंचना है। टैक्स कलेक्शन ड्यूरिंग द लास्ट 4 मंथ शुड एक्सीड दिस फिगर। यदि टैक्स कलेक्शन लास्ट 4 मंथ्स में कंसीडरेबली अच्छा हो जाता है तो ये फिगर हो सकता है एक्सीड हो जाए। बट ऑल ऑफ दिस आर प्रेडिक्शंस, सिर्फ प्रेडिक्शंस की बात की जा रही है। It is likely that the growth rate is as high as 8% for the whole year. अगर ये चीज़ प्रॉपरली हो जाती है, यानी अगर आखिरी क्वार्टर में लास्ट 4 मंथ्स में प्रॉपर टैक्स कलेक्शंस होते हैं तो ऑन एन एवरेज होल ईयर का जो परसेंट है हमारे पास आएगा दैट वुड बी 8% एज अ whole. As economic growth becomes more broad-based, tax revenue will certainly pick up already. ना यहाँ पर बात की गई है कि अगर ये इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ी सी ब्रॉड बेस्ड हो जाए, स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज से कंप्लीट इंडस्ट्रीज पर चले जाए तो टैक्स रेवेन्यू सर्टेनली आगे बढ़ सकता है। ऑलरेडी द recovery in exports recovering as prolonged decline should augur well for higher customs duty collection. It remains to be seen how the government will balance the need for continuing the economic stimulus provided by the way of tax cuts and the need for high revenue and fiscal consolidation. अगेन एक वर्ड मुझे यहाँ बोल्ड में दिख रहा है जो है स्टिमुलस, जो कहीं ना कहीं हमारे क्वेश्चंस में पूछा गया है। और इस शब्द के बारे में अगर हम बात करें, स्टिमुलस शब्द कहीं ना कहीं आपको याद दिलाता है एक नए वर्ड के बारे में जो है स्टिमुलेशन। और किसी चीज़ को स्टिमुलेट करना, इसे प्रोवोक करने के समान होता है। टू पोक समवन, उसे ही हम कहते हैं स्टिमुलेट करना। स्टिमुलस समवट नियर बाय मीनिंग आपको देगा अगर आप इस सेंटेंस के कंसर्न में बात करेंगे। With major tax reforms on the anvil, is hoped that the tax system will capture the gains from economic growth more accurately. ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में जो गेन्स हैं उन्हें कैप्चर करने का ज़्यादा एक्यूरेट डेटा हमारे पास होगा। यू कैन कैप्चर द गेन्स विथ मोर एक्यूरेट डेटा। अब अगर हम बात करें, वापस चले अपने प्रश्नों की तरफ, तो अब उत्तर देना थोड़ा सा आसान हो गया है क्योंकि आपने पैसेज पढ़ रखा है। और यहाँ पहला प्रश्न पूछा गया है विच डेटा हैज बीन रिलीज रिसेंटली बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर ने रिसेंटली अभी कौन सा डेटा दिया है, और यहाँ पर मुझे आंसर साफ साफ दिख रहा है द डेटा ऑन टैक्स कलेक्शन। तो इस प्रश्न के लिए मेरी तरफ से जो उत्तर है वो है उत्तर 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। आगे यदि चले अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक्साइज कलेक्शंस एट ₹60,000 करोड़ इज व्हाट % ऑफ द बजट एस्टिमेशन। बजट एस्टिमेशन में कुछ 1,60,000 की बात की गई थी, जिसमें से 60,000 का परसेंट हमें पहले पैराग्राफ में दिख रहा था, ये 56% दिया हुआ था, 56%। तो यहाँ आंसर हो गया आंसर नंबर 1। अगले प्रश्न की तरफ अगर हम चले, क्वेश्चन नंबर 3 है जो कहता है टिल विच मंथ हैव टैक्स कलेक्शन इंक्रीज्ड बाय 20%। कौन सा ऐसा महीना है जब टैक्स कलेक्शन में 20% इंक्रीज देखा गया था। और ये प्रश्न का उत्तर हमें मिला था सेकेंड पैराग्राफ में, लास्ट लाइन जहाँ लिखा हुआ था बाय डिसम्बर दे मेट द इंक्रीज ऑफ 20%। और इसके बाद हम बात कर रहे थे बयानसी या रिबाउंड की, कि रिबाउंड हुआ कैसे। तो इस प्रश्न के लिए जो उत्तर हम देने वाले हैं दैट इज ऑप्शन नंबर 4 डिसम्बर। अगले प्रश्न की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 4 है जो कहता है व्हाट आर द डायरेक्ट टैक्स रिसीट्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 8 मंथ। शुरुआती 8 महीनों में डायरेक्ट टैक्स रिसीट्स के अमाउंट के बारे में पूछा गया है। जैसे मैंने बात किया था नंबर्स के बारे में, एक नंबर या न्यूमरल वैल्यू मुझे याद है, हम बात कर रहे थे 1,83,822 करोड़, विच इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न का उत्तर हमें मिला था सेकेंड पैराग्राफ में, जहाँ ये लिखा हुआ था कि अगर हम बात करें पहले 8 महीनों के बारे में तो डायरेक्ट टैक्स रिसीट का जो अमाउंट है दैट इज 1,83,822 करोड़।
अगले प्रश्न की तरफ चलें। यहाँ आपसे पूछा गया है कि आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस, जो गिवन ऑप्शंस हैं उनमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ट्रू नहीं है, विच इज़ फॉल्स, यानी गलत होगा। और अगर हम पढ़ें सारे ऑप्शंस को थोड़ा सा ध्यान से तो हमें उत्तर मिल जाएगा। पहला ऑप्शन कहता है इट इज़ नॉट होप्ड दैट द टैक्स सिस्टम विल कैप्चर द गेन फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ मोर एक्यूरेटली। मुझे पहले ही ऑप्शन में कुछ गलत दिख रहा है। ये हमारे पैसेज की आखिरी लाइन थी जहाँ ये कहा गया था कि इट इज़ होप्ड दैट द टैक्स सिस्टम विल कैप्चर। ये होप या उम्मीद की जा रही थी कि आने वाले समय में इकोनॉमिक ग्रोथ को ज़्यादा एक्यूरेटली कैप्चर किया जा सकेगा। तो पहला ही वाक्य मुझे कुछ गलत लग रहा है। आगे अगर चलें तो इन व्हाट इज ऑप्टिमिस्टिकली सीन टू बी अ हार्बिंगर ऑफ थिंग्स टू कम, एडवांस टैक्स कलेक्शन टिल दिसंबर हैव इंक्रीज्ड बाय 20%। अभी क्वेश्चन नंबर 3 हमने इस पर सॉल्व किया कि 20% तक का इंक्रीज हमें दिसंबर के महीने में देखने मिला था, यानी वाक्य पूरी तरह सही है, ट्रू है। अगले ऑप्शन पर अगर हम चलें, सॉरी, buoyancy in this area can be attributed to the rebound of specific sectors rather than broad based recovery। ये भी एक चीज़ हमने पैराग्राफ में कहीं पढ़ी थी कि जो रिकवरी या जो रिबाउंड्स आपको देखने मिल रहा है वो स्पेसिफिक सेक्टर्स की वजह से, उन सेक्टर्स की वजह से जिन्होंने डाउन टर्न को बहुत ईजिली राइड कर लिया, रादर देन दोज जो उसमें साथ साथ नीचे जा रहे थे। तो ये ब्रॉड बेस्ड रिकवरी नहीं थी बल्कि एक स्पेसिफिक सेक्टर रिकवरी थी। अगेन एक बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन मुझे दिख रहा है। The data on tax collections released recently by the finance minister provide an interesting snapshot of the state of economy as a whole। ये हमारे पैसेज का पहला वाक्य है और बिल्कुल कंप्लीटली करेक्ट है। साथ साथ ये क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपने पढ़ा था कि टैक्स कलेक्शन पर एक डेटा रिलीज किया गया है फिनांस मिनिस्ट्री के द्वारा जो पूरे के पूरे स्टेट इकोनॉमी को एज अ होल स्नैपशॉट की तरह शो आउट करता है। और आखिरी वाले ऑप्शन पर अगर चलें, ड्यूरिंग द फर्स्ट 8 मंथ्स ऑफ द ईयर, अगर शुरुआती 8 महीनों की बात करें तो जो इनडायरेक्ट टैक्स रिसीट्स थे वो 21% नीचे थे पिछले साल से, यानी पिछले साल का जो डेटा है उसके कंपैरिजन में इस साल का डेटा कुछ 21% डाउन नजर आ रहा था। अगेन एक सेंटेंस जो मैंने पहला पैराग्राफ में पढ़ा था। तो यहाँ पर जो एक लौता वाक्य मुझे गलत दिख रहा है दैट इज ऑप्शन नंबर 1, और इस प्रश्न का उत्तर हमारे लिए हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की तरफ यदि चलें, छठवां प्रश्न है आपका जहां ये पूछा गया है कि गिवन पैराग्राफ्स में से कौन सा एक ऐसा स्टेटमेंट है जो सही है, और यहाँ पर अब हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में। पहला स्टेटमेंट अगर हम देखें, देयर इज एविडेंस दैट सम कंपनीज हैव कट कॉस्ट्स, boosted productivity and rode the downturn better than many others। ये हम बात कर चुके हैं कि कुछ ऐसी कंपनीज थी जो डाउनटर्न के दौरान भी काफ़ी स्मूथली मूव कर रही थी। क्यों? क्योंकि अपने कॉस्ट कटिंग कर रहे थे, इन्होंने अपनी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर दिया था, डेफिनेटली दूसरों से बेहतर काम कर रहे थे। कंप्लीटली करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर हम बात करें स्टेटमेंट नंबर बी के बारे में, यहाँ लिखा हुआ है एक्साइज कलेक्शन एट ₹90,000 करोड़ आर 56% ऑफ द बजट एस्टिमेट ₹1,60,500 करोड़। अब यहाँ पर कुछ एक स्ट्राइकिंगली मुझे अलग दिख रहा है, दैट इज 90,000 करोड़। यदि आप इस होल अमाउंट को देखिए 1,60,500 करोड़, इसका 60% हमारे पैराग्राफ में मेंशन था, दैट इज 60,000, और अमाउंट यहाँ गिवन है वो है 90,000। डेफिनेटली समथिंग इज रॉन्ग अबाउट द स्टेटमेंट। फिर अगर हम बात करें ड्यूरिंग द फर्स्ट 8 मंथ ऑफ द ईयर इनडायरेक्ट टैक्स रिसीट्स वर डाउन 21% फ्रॉम अ ईयर अगो। अब इस स्टेटमेंट में भी अगर हम बात करें तो यहाँ बात की जा रही है डाउन 21% की, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स जो थे वो 20% अप या इंक्रीज थे बाय द मंथ ऑफ दिसंबर। तो यहाँ पर जो एक करेक्ट स्टेटमेंट मुझे दिख रहा है दैट इज देयर इज एविडेंस दैट सम कंपनीज हैव कट कॉस्ट, बोस्टेड प्रोडक्टिविटी एंड रोड द डाउनटर्न बेटर देन मेनी अदर्स। तो इस प्रश्न के लिए जो उत्तर मेरे पास है दैट इज ओनली 1। अगले प्रश्न की तरफ हम चलें, विच इज द मोस्ट सिमिलर मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड सिग्निफिकेंटली। सिग्निफिकेंटली से मिलता जुलता ये सिनोनिमस वर्ड हमें ढूंढना है, और जो 5 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, पहला है मीनिंगलेसली, दूसरा है नोटेबल, तीसरा है रिमार्केबल, चौथा है आउटस्टैंडिंगली और पांचवा है इम्पॉर्टेंट। अब इस शब्द में अगर हम बात करें तो पहला शब्द जो मीनिंगलेसली दिया हुआ है वो सिग्निफिकेंटली का कंप्लीट एंटोनिम है। मीनिंगलेस जो बिल्कुल नॉनसेंसिकल हो, कोई यूज ना हो, सिग्निफिकेंटली इज रादर इम्पॉर्टेंट, तो ये बिल्कुल एंटोनिमस हो गया। और हमसे पूछा गया है सिमिलर मीनिंग वर्ड, यानी 1 तो किसी भी हालात में नहीं हो सकता।
बचे 4 ऑप्शंस जो हैं नोटेबल, रिमार्केबल, आउटस्टैंडिंगली और इम्पॉर्टेंट, कुछ सिनोनिमस वर्ड्स हैं, लगभग एक सा अर्थ होता है इनका। पर एक चीज़ जो मुझे स्ट्राइकिंगली नज़र आ रही थी यहाँ पर, वो था यूज़ ऑफ एलवाई। सिग्निफिकेंट में जैसे ही एलवाई जुड़ता है ये एडवर्ब की तरह यूज होने लगता है और इसका अर्थ भी एडवर्ब के कंसेंट में ही होना चाहिए। वहीं अगर हम शब्द नोटेबल, रिमार्केबल और इम्पॉर्टेंट की बात करें तो तीनों शब्द अपने आप में एडजेक्टिव का काम करते हैं और यहाँ पर जो सबसे सूटेबल वर्ड मुझे मिलता है सिनोनिमस के लिए, दैट इज आउटस्टैंडिंगली। सो द आंसर इस प्रश्न के लिए मैं जो उत्तर देने वाली हूँ वो होगा नंबर 4, दैट इज आउटस्टैंडिंगली। अगले प्रश्न पर अगर चले तो फिर हमसे एक सिनोनिम पूछा गया है और इस बार हमारा शब्द है रोबस्ट। रोबस्ट के बारे में हम बात कर रहे थे। रोबस्ट काफ़ी स्ट्रेंथ दिखाता है, स्ट्रॉन्ग वर्ड है जो ये दिखाता है किसी चीज़ की स्ट्रेंथनिंग या इंक्रीजिंग हुआ है। और यहाँ पर जो ऑप्शंस हमारे पास गिवन है, 5 ऑप्शंस है। पहला कहता है इंसिपिड, दूसरा कहता है टेस्टलेस, तीसरा कहता है वीक, चौथा कहता है फ्रेल और पांचवा कहता है वेगरस। इन 5 शब्दों में अगर मैं बात करूं, पहले 2 शब्द इंसिपिड और टेस्टलेस, दोनों शब्द ऐसी चीज दर्शाते हैं जिसमें कोई स्पाइस ना हो या जो टेस्टी ना हो या जिसका कोई पर्टिकुलर टेस्ट या फ्रेग्रेंस हो ही ना। इट इज कॉल्ड ब्लैंड। अगले 2 शब्द अगर हम देखें, वीक और फ्रेल, ये दोनों के दोनों शब्द जो हैं ये कमजोर दर्शाते हैं। जो वीक हो, फ्रेल हो, बहुत डेलिकेट हो। वहीं अगर हम बात करें आखिरी ऑप्शन की, जो विगरस हमारे पास दिया हुआ है, वाइगरस का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, जो रोबस्ट से सबसे ज्यादा मिलता जुलता है। तो यदि यहाँ पूछा जाए कि रोबस्ट से सबसे ज्यादा सिनोनिमल वर्ड कौन सा है, तो मैं कहूंगी दैट इज विगरस। और इस प्रश्न के लिए मेरे पास जो उत्तर है दैट इज ऑप्शन नंबर 5। अगले प्रश्न की तरफ चले। 9वां प्रश्न है जहां ये पूछा गया है कि विच इज द मोस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एविडेंस। अब यहाँ जो प्रश्न एविडेंस है उसका सबसे ज्यादा एंटोनिमस वर्ड बताना। एविडेंस पर हम बात कर रहे थे, इसका अर्थ होता है साक्ष्य यानी कि प्रूफ। और यहाँ पर मुझे प्रूफ शब्द दिख रहा है ऑप्शन में, पर जो मुझे ध्यान देना है, मुझे ऑपोजिट पूछा गया है, सिनोनिम नहीं पूछा गया। और जो 5 गिवन ऑप्शंस हैं वह प्रूफ, कंफर्मेशन, वेरिफिकेशन, सब्सटेंशिएशन और डिस्प्रूफ। देखते ही पहले ही आपको उत्तर मिल जाता है। डिस्प्रूफ एक ऐसा शब्द है जो बिल्कुल एंटोनिमस चलता है एविडेंस से। वहीं अगर बाकी 4 शब्दों की बात करें, प्रूफ, कंफर्मेशन, वेरिफिकेशन और सब्सटेंशिएशन, सबके सब एविडेंस के सिनोनिमस वर्ड्स हैं, टेस्टिमनी दिखाते हैं या किसी चीज को प्रूव करना बताते हैं। सब्सटेंशिएशन का मतलब होता है इस बात को प्रूव करना कि कोई चीज वाकई असलियत में है। वेरिफिकेशन उसी चीज की टेस्टिमनी देना। कंफर्मेशन ऑफ कोर्स किसी चीज को अफर्म करना, कंफर्म करना। एंड प्रूफ इज डायरेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड एविडेंस। सो इस प्रश्न के लिए जो उत्तर मैं आपको देने वाली हूँ दैट इज ऑप्शन नंबर 5, डिस्प्रूफ। अगले प्रश्न की तरफ हम चलें। विच इज द मोस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड स्टिमुलस। स्टिमुलस शब्द से सबसे एंटोनिमस वर्ड कौन सा मुझे यहाँ दिख रहा है? जो 5 ऑप्शन है उन पर ध्यान दें। पहला ऑप्शन है डिस्करेजमेंट, दूसरा है बोस्ट, तीसरा है प्रॉम्प्ट, चौथा है प्रॉड और लास्ट है इंसेंटिव। अगर हम बात करें इन शब्दों के बारे में तो डिस्करेजमेंट जो है वो एनकरेजमेंट का उल्टा शब्द है, जो किसी को डिस्करेज करता है किसी को काम से करने से। एक नेगेटिव वर्ड है, वही एनकरेजमेंट एक पॉजिटिव वर्ड है जो स्टिमुलस का कुछ सिनोनिमस भी है। बोस्ट की बात करें तो एनकरेज करना, प्रॉम्प्ट अगेन किसी चीज को पोक करना या प्रोवोक करने की कोशिश करना। प्रॉड भी वही दर्शाता है, टू प्रोवोक समवन, टू पोक समवन। और इंसेंटिव की बात करें तो कोई ऐसी चीज इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो मॉनेटरी है या किसी और तरीके से दिया जा रहा है, कोई भी एक ऐसा अप्रिसिएशन जो किसी काम को करने के लिए आपको प्रोवोक करता। तो यहाँ जो एक शब्द मुझे स्टिमुलस से बिल्कुल एंटोनिमस दिखता है दैट इज नंबर 1, डिस्करेजमेंट। और ये हमारे लिए उत्तर होगा इस प्रश्न का। सो द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम माय साइड इज फर्स्ट ऑप्शन, डिस्करेजमेंट। आगे चले अगले सेक्शन की तरफ हमारी एसटी की, दैट इज रीडिंग सेंटेंस रीअरेंजमेंट। और जैसा कि आप जानते हैं कुछ 6 वाक्य दिए गए हैं। 6 वाक्य वर्बली ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है, सिर्फ एक ही गलती है इनके ऑर्डर में, ये प्रॉपरली अरेंज्ड नहीं है। और हम इन्हें अरेंज करने वाले हैं इस तरीके के ऑर्डर में कि एक कंप्लीट मीनिंगफुल पैराग्राफ हमारे पास हो। तो जो 6 सेंटेंसेस आपके पास हैं उन्हें ध्यान से पढ़ लेते हैं। पहला वाक्य कहता है अ टर्म डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सॉल दैट इज सन एंड सिस्टेर टू स्टैंड स्टिल। एक ऐसा टर्म है जो लैटिन वर्ड सॉल और सिस्टेर से डिराइव किया गया है। पर ये शब्द है कौन सा?
यदि ये यहाँ मेंशन नहीं है तो निश्चित जो हमारा पहला वाक्य है वो हमारे पैराग्राफ का इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट तो नहीं हो सकता। अगले वाक्य की तरफ चलें। कॉजिंग द सन्स अपरेंट पोजीशन इन द स्काई टू रीच इट्स नॉर्दर्न मोस्ट और सदर्न मोस्ट एक्सट्रीम। ये कॉज करता है कि सन की अपरेंट पोजीशन जो है आसमान में या स्काई में वो चेंज हो जाए। और किस तरह चेंज हो जाए कि या तो वो अपने नॉर्दर्न मोस्ट में हो या अपने सदर्न मोस्ट एक्सट्रीम में चला जाए। अब इसे कॉज करने वाला कोई और होगा, यदि कॉज करने वाला कोई और है तो इस वाक्य के पहले भी कुछ मेंशन्ड होगा। अगले वाक्य पर चलें। December 21 इज द शॉर्टेस्ट डे ऑफ विंटर। इस वाक्य में अगर हम देखें तो एक स्टेटमेंट है जो कहता है कि 21 दिसंबर साल का या विंटर्स का सबसे छोटा दिन होता है। और ये मुझे पैराग्राफ का इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट लगता है, क्योंकि इस पूरे पैराग्राफ में हम बात ही सिर्फ इसके बारे में कर रहे हैं कि सर्दियों का सबसे छोटा दिन कौन सा है। When the tilt of the Earth's axis is most inclined toward or away from the sun. Again एक ऐसा वाक्य है जो when से शुरू होता है कि जब अर्थ एक्सिस का जो टिल्ट होता है या जो झुकाव होता है वो सूरज से या तो बिल्कुल दूर होता है या बिल्कुल सूरज की तरफ होता है, एक्सट्रीम्स में होता है। अगले वाक्य पर चलें। It is the day when the Earth's axis tilts the farthest. ये वो दिन है जिस दिन अर्थ की एक्सिस जो है वो सन से सबसे ज़्यादा दूर होती है, सबसे ज़्यादा फादेस्ट होती है। इसे ही कहा जाता है विंटर सॉल्स्टिस। अब इस वाक्य में अगर मैं बात करूं, यहाँ लिखा हुआ है इट इज़ द डे। कौन सा दिन? और ये दिन हमें कहीं दिख रहा था, यहाँ मेंशन्ड है December 21। तो एक पेयर ऑफ सेंटेंसेस मुझे मिल गया सी और ई जो डायरेक्टली रिलेटेड है कि दिसंबर 21 के बारे में हमने बात की। 21 दिसंबर सर्दियों का या ठंड का सबसे ज़्यादा छोटा दिन था और इसके बारे में कहा गया था कि ये वो दिन है जिस दिन अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे सबसे सन से सबसे ज़्यादा दूर होती है। इसी दिन को कहा जाता है विंटर सॉल्स्टाइस। अब यहाँ पर एक नया शब्द इंट्रोड्यूस किया है सॉल्स्टाइस, और इसी शब्द का हमें एक्सप्लेनेशन मिलता था सेंटेंस नंबर ए में, जहाँ लिखा हुआ है अ टर्म डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सॉल एंड सिस्टेर। तो डायरेक्ट कनेक्शन मिल रहा है CEA। अगर नेक्स्ट सेंटेंस में पढ़ूँ, अ सॉल्स्टाइस इज एन एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट व्हिच हैपेंस ट्वाइस ईच ईयर। ये एक ऐसा एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है जो साल में 2 बार होता है। और अगर हम बात करें, ये डायरेक्ट कनेक्शन मुझे दिखता है ए के बाद, इसलिए क्योंकि यहाँ अगेन हम बात कर रहे हैं किसकी? सॉल्स्टाइस की। तो फिर मुझे डायरेक्टली रिलेट करने मिल जाता है CEAF। यहाँ तक पैसेज अगर हम देख लें तो 2 वाक्य बचे हुए हैं हमारे पास अरेंज करने के लिए, एक है बी और दूसरा है ई। इनकी तरफ अगर ध्यान दें, सेंटेंस बी कहता है causing the sun's apparent position in the sky to reach its northernmost or southernmost। ये कॉज करता है कि सन अपनी apparent position से मूव कर जाए और या तो northernmost या southernmost एक्सट्रीम तक चला जाए। और सेंटेंस ई पर अगर ध्यान दें, यहाँ सेंटेंस डी पर अगर ध्यान दें, when the tilt of the earth's axis is most inclined towards or away from the sun। तो या तो वो बिल्कुल सन की तरफ होता है या बिल्कुल उससे अलग होता है, उससे दूर होता है। और इन दोनों सेंटेंसेस में अगर हम बात करें, ये जो बात लिखी गई है कि अर्थ का जो झुकाव है या पृथ्वी का जो सन की तरफ, सूर्य की तरफ झुकाव है, वही कॉज करता है कि सन अपनी अपरेंट पोजीशन से अलग नजर आ रहा है आसमान में, या तो नॉर्दर्न मोस्ट या फिर सदर्न मोस्ट। तो इसके अनुसार अगर हम देखें तो सेंटेंस डी जो है वो बी के पहले आना चाहिए। और यहाँ पर मेरे पास एक कंप्लीट अरेंजमेंट है जो कहता है CEAFD और B। अब अगर इस पैसेज को हम इस अरेंजमेंट के अनुसार पढ़ें तो पैसेज शुरू होता है इस सेंटेंस के साथ कि 21 दिसंबर साल का सबसे छोटा दिन होता है। अगला वाक्य ये कहता है कि इट इज़ द डे, ये वो दिन है जिस दिन अर्थ अपनी एक्सिस से झुकती है, या तो सन के बिल्कुल दूर या सर से बिल्कुल पास, और इसे कहा जाता है विंटर सॉल्स्टाइस। अगला वाक्य अगर हम देखें ए, जो कहता है कि सोल्स्टाइस एक ऐसा टर्म है जो लैटिन वर्ड सोल और सिस्टेर से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है द सन टू स्टैंड स्टिल। आगे अगर हम चलें, अगला वाक्य कहता है एक सोल्स्टाइस एक ऐसा एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है व्हिच हैपेंस ट्वाइस ईच ईयर, जो हर साल में 2 बार देखने आपको नजर आता है। और आगे हम बात करें, इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए पैसेज में लिखा गया है कि when the tilt of the earth's axis is most inclined towards or away from the sun।
जब पृथ्वी का झुकाव सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक या सबसे ज़्यादा दूर होता है, इसी वजह से सन की अपरेंट पोजीशन जो है, सेंटेंस बी कहता है कि जो अपरेंट पोजीशन है आसमान में वो या तो अपने नदर्न मोस्ट या सदर्न मोस्ट कॉर्नर की तरफ चली जाती है। इसके साथ अगर हम आगे बढ़ें तो अब हमारे पास आखिरी सेक्शन बचा है हमारी एसटी का, जो ग्रामर रिलेटेड है, जिसे हम कहते हैं एरर डिटेक्शन। अब एरर डिटेक्शन जैसा कि आप जानते हैं बहुत आसान सा प्रश्न है। आपके पास एक वाक्य होगा, वाक्य के 4 हिस्से होंगे और उन 4 हिस्सों में से किसी एक हिस्से में होगी कुछ गलती। यदि आप उस गलती को पा जाते हैं, पकड़ लेते हैं, तो उस पर्टिकुलर हिस्से को पॉइंट आउट कर दीजिए, दैट इज योर आंसर। और अगर आपको लगता है कि पूरे वाक्य में कहीं कोई गलती है ही नहीं, तो फिर आपके लिए ऑप्शन नंबर 5 गिवन होता है, जिसे हम कहते हैं नो एरर। और इसके अनुसार अगर हम चलें तो क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, द कंपनी इज ऑफर इंसेंटिव packages to 41,000 of its workers, offering payouts of up to $75,000 for them to quit their jobs। अगर इस वाक्य को फिर थोड़ा सा धीरे मैं पढ़ूं, द कंपनी इज ऑफर इंसेंटिव, इस पर्टिकुलर हिस्से में मुझे एक छोटी सी गलती नजर आ रही है कि इस जो दिया हुआ है ये टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब है, जिसके बाद जनरली लगने वाला मेन वर्ब आईएनजी या V4 फॉर्म में होता है, और साथ में लगा हुआ वर्ड ऑफर जो है वो V1 के फॉर्म में, और इसी वजह से पढ़ने में कुछ अजीब लगता है। पर इसी को अगर मैं चेंज कर दूं V1 प्लस ING में, दैट इज ऑफरिंग, तो मेरा ये वाला भाग कुछ सही हो जाएगा। द कंपनी इज ऑफरिंग इंसेंटिव्स packages to 41,000 of its worker, अगेन एक ऐसा हिस्सा जो मुझे बिल्कुल सही लग रहा है, offering payouts of up to $75,000, एक और ऐसा हिस्सा जो सही है, for them to quit their jobs। तो इस पूरे वाक्य में यदि कुछ गलत है तो वो है केवल और केवल ऑफर, जिसे ऑफरिंग होना चाहिए। इस प्रश्न के लिए जो उत्तर है हमारे पास, दैट इज नंबर 1। अगले प्रश्न पर अगर हम चलें, 17वां प्रश्न है हमारी एसटी का, जो कहता है, साइंटिस्ट्स हैव जनरली थॉट दैट anhedonia is associated with a general reduction of activity in brain areas thought to be important for positive emotion and reward। अगर इस वाक्य को फिर थोड़ा ध्यान से पढ़ें एक एक भाग के हिसाब से, तो साइंटिस्ट्स हैव जनरली थॉट बिल्कुल सही है, कुछ गलती नहीं नजर आती मुझे, दैट anhedonia is associated with a general, अगेन एक ऐसा हिस्सा जो बिल्कुल सही है, रिडक्शन ऑफ एक्टिविटी इन ब्रेन एरियाज, फिर बिल्कुल सही, थॉट टू बी इम्पोर्टेंट फॉर पॉजिटिव इमोशन एंड रिवॉर्ड। अगर इस पूरे वाक्य में देखें तो मुझे कहीं कोई ग्रामेटिकल या वर्बल मिस्टेक नजर नहीं आती, और इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर जो मैं आपको देने वाली हूँ, दैट इज नंबर 5, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलें। एक सेंटेंस है जो कहता है, एन यूरोपियन स्पेस एजेंसी लेड एफर्ट, अब इस हिस्से में मुझे एक गलती दिख रही है, एन और यूरोपियन का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। यूरोपियन के पहले लगने वाला आर्टिकल होता है अ यूरोपियन स्पेस एजेंसी। A European Space Agency led effort is all set to use silicon technology to enable astronomy's clearer X-ray view yet of the most violent regions of space। इस वाक्य में अगर एक चीज और मुझे ध्यान से देखें आप तो दिख रही है मुझे खास तौर पर, वो है एक्सरे व्यू येट, और येट का मतलब होता है अब तक, और यदि अब तक का सबसे क्लियर एक्सरे व्यू की बात कर रहे हैं तो यहाँ क्लियर नहीं बल्कि क्लियरेस्ट होना चाहिए था, जो कि एक सुपरलेटिव एडजेक्टिव होगा। तो इस वाक्य में मुझे मल्टीपल एरर दिख रहे हैं, जो पहले भाग में भी हैं और तीसरे भाग में भी। ऑल्दो जो आंसर हमारे पास मेंशन यहाँ है, दैट इज नंबर 3। तो इसमें मल्टीपल एरर का कंडीशन होगा, पहला आर्टिकल बेस्ड एरर होगा, दूसरा होगा एडजेक्टिव, जहां क्लियरर की जगह पर होना चाहिए क्लियरेस्ट। अगले प्रश्न की तरफ यदि हम चलें, क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ दिया हुआ है, जिसमें लिखा है, वी हैव लर्न्ड बाय मॉडर्न साइकोलॉजी दैट नोबडी वांट्स टू बी टोल्ड व्हाट टू डू बाय समवन एल्स। अगर इसी वाक्य को फिर थोड़ा सा धीरे हम पढ़ते हैं एक एक हिस्से के साथ, वी हैव लर्नड बिल्कुल सही लगता है मुझे पढ़ने में, बाय मॉडर्न साइकोलॉजी दैट नोबडी। अब यहाँ मुझे एक छोटी सी गलती प्रपोजिशन की नजर आ रही है कि वी हैव लर्नड बाय मॉडर्न साइकोलॉजी नहीं, वी हैव लर्नड फ्रॉम modern psychology that nobody wants to be told what to do by someone else। तो इस वाक्य में जो गलती मुझे दिख रही है, that is नंबर 2, जहां पर by के स्थान पर from लगाया जाना चाहिए।
और अगर हम बात करें आखिरी प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 20, जहाँ पर ये दिया हुआ है कि इफ वी फाइंड पीस ourselves, our lives will be transformed and others will be curious as to why we are experiencing such joy and happiness in our life. अब इस वाक्य को अगर फिर धीरे धीरे पढ़ें तो पहला हिस्सा कहता है इफ वी फाइंड पीस ourselves, यदि हम खुद से शांति पा लेते हैं, our lives will be transformed, again एक ऐसा हिस्सा जो मुझे सही लगता है, and others will be curious as to why we are experiencing such joy and happiness in our. अब हम यहाँ अगर बात करें, यहाँ पर our ये रिप्रेजेंट करता है कि हम सब की बात की जा रही है, और जब सब की बात की जा रही है तो शब्द लाइव जो है वो कहीं गलत हो जाता है। लाइव्स होना चाहिए, प्लूरल एक्सप्रेशन है, जो वर्ड लिव दिया हुआ है या तो ये बिल्कुल अलग मीनिंग में कंसिडर हो जाएगा या फिर सिंगुलर यूज होगा ही नहीं, इसकी जगह होना चाहिए लाइव्स। तो यहाँ पर जो गलती मुझे दिखती है इस क्वेश्चन में, दैट इज इन ऑप्शन नंबर 4। आज के एसटी डिस्कशन में केवल इतना ही। आगे फिर हम आएंगे बहुत सारी नई एसटीज के साथ। अगर आप हैंडी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारा MG ऐप, दैट इज महिंद्रा गुरु ऐप, और आप साथ में सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल ऐसे बहुत सारे वीडियोस के लिए। तो आज के लिए केवल इतना ही। योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक यू।